वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उसको करेंगे कंटिन्यू, और जो चीज़ें हमने पिछली क्लास में छोड़ दी थी उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अभी अपनी पोजीशंस पे बैठ चुके होंगे और कॉपी पेन आपके हाथ में होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम जहां तक डिस्कस कर चुके थे फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, जिसमें कि हमने बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करी थी। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो हमारे वास्तविक जगत है, जो हमारा भौतिक जगत है, उसमें फिजिक्स यानी भौतिकी का क्या रोल है। अपनी पिछली क्लासेस में हमने काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा करी थी कि किस प्रकार से फिजिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे साथ चलती है और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं ईजी बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकृति में जो मूल बल हैं यानी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उसकी सीरीज को, जो कि 4 प्रकार के हैं, जिसमें से पहले 2 प्रकार के बलों को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत चुंबकीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज की क्लास में हम लोग प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे और वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही प्रकृति में उपस्थित जो 4 मूल बल हैं उनके बीच मैं आपको अंतर भी बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप अपना ध्यान बनाए रखेंगे स्क्रीन पर, और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रबल नाभिकीय बल को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। तो इसमें आपको पता है कि नाभिकीय, मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में डिस्कस करा होगा कि ये नाभिक होता है, ठीक है। एक परमाणु का जो मॉडल होता है उसके बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमारे सौर मंडल में केंद्र में सूर्य होता है, सन होता है और उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं निश्चित अपनी कक्षाओं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एक कक्षा में, उनकी एक फिक्स्ड संख्या होती है, यानी एक नियत संख्या होती है। जैसे कि नाभिक के जस्ट बाद वाले पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसके बाद वाले कक्षा में, इसके बाद वाली ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इस प्रकार से। तो बच्चों, हमारा जो डिस्कशन है वो नाभिक के ऊपर है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और उनके कक्षाओं के ऊपर। तो नाभिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नाभिक के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन स्टूडेंट्स, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित कण होता है ना, प्रोटॉन हमारे धनावेशित कण होते हैं। और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी वैद्युत रूप से न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक के अंदर ये दोनों उपस्थित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए नाभिक उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाभिक के अंदर जो नेट चार्ज है वो किसकी वजह से है? वो प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो ये तो उदासीन है, ये तो न्यूट्रल है आवेश के मामले में, है ना। वैद्युत आवेश के मामले में ये न्यूट्रल है, इस पर आवेश नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, इस पर आवेश नहीं है। लेकिन प्रोटॉन क्या है? धन आवेश है, इस पर धन आवेश होता है। अब आप एक बात मानिए, एक बात सोचिए कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होंगे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे धनावेश होते हैं, और धनावेश क्या होते हैं? आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजने का काम करते हैं। हमने पढ़ा है समान आवेश प्रतिकर्षी होते हैं एवं विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षी बल लगना स्वाभाविक है, यानी कि वो एक दूसरे को धकेलेंगे। लेकिन नाभिक का काम क्या है? नाभिक का काम है इनको बांधे रखने का, इनको अपने अंदर समेटे रखने का। लेकिन जब प्रोटोनों के बीच में प्रतिकर्षी बल लगने लग जाएगा, यानी वो एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे, तो नाभिक के लिए उनको बांधे रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। नाभिक के लिए उनको बांधे रखने का थोड़ा
मुश्किल हो जाएगा और इस कारण क्या होगा, हमारा नाभिक असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल, ये अपना काम करता है। ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। ये ऐसा नहीं देखता कि ये प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, मुझे प्रोटॉन के लिए ज्यादा बल लगाना है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए ज्यादा बल लगाना है, न्यूट्रॉन, अगर चाहे नाभिक में चाहे प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कैसे लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, है ना, सॉरी प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो ये तीनों पेयर्स के ऊपर समान रूप से कार्य करता है, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंस करता है। देखो अब इसके लिए ये क्या करेगा, इसके कारण हमारा नाभिक जो है वो बैलेंस्ड रहता है, उसे वो संतुलित बनाए रखता है। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये नाभिकीय बल नहीं होगा तो नाभिक असंतुलित हो जाएगा। नाभिक को संतुलित बनाए रखने का कार्य ये प्रबल नाभिकीय बल करता है। इसको प्रबल क्यों बोला गया, इसको प्रबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक प्रबल प्रकार का नाभिकीय बल होता है। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत चुंबकीय बल और हमारा गुरुत्वाकर्षण बल और जो मूल बल है, 4 मूल बल है ना, 4 में से सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रबल कौन, प्रबल नाभिकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल से ज्यादा प्रबल कौन, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, और दुर्बल नाभिकीय बल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होता ही है। तो ये सभी बलों में प्रबलतम है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है इसकी रेंज का। इसकी रेंज के ऊपर डिस्कस करें, यानी कितने क्षेत्र में ये काम करता है, तो आप देख रहे हैं इसकी रेंज एक नाभिक के अंदर है। ये प्रोटॉन को नाभिक के अंदर बांधे रखता है, मतलब इसका काम सिर्फ नाभिक के अंदर है। तो इस बल की जो रेंज है, इस बल का जो क्षेत्र है वो बहुत कम है। नाभिक का साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार आप मान के चलिए कि इसके अराउंड होता है 10 की घात -15 मीटर। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। जबकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी रेंज अनंत होती है, मतलब वो किसी भी दूरी, किसी भी विमा तक वो काम कर सकता है। जबकि नाभिकीय बल जो है, प्रबल नाभिकीय बल, ये नाभिक की विमाओं के अंदर कार्यरत होता है, तो इसकी रेंज जो है बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स की प्रबल नाभिकीय बल के बारे में जानकारी। ये क्यों लगता है, किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, क्या इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको छाट छाट करके फटाफट से लिख देते हैं प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के भीतर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल। प्रबल नाभिकीय बल किसके लिए उत्तरदायी है, नाभिक के भीतर प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल। नंबर 2 सॉरी, नंबर 2, यह सभी मूल बलों में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सभी मूल बलों में सबसे प्रबलतम होता है। यह सभी मूल बलों में सबसे प्रबलतम होता है। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, नंबर 3 की रेंज, हाँ ये पॉइंट भी लिख लीजिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच
कॉमा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्यरत रहता है। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्यरत ये बल रहता है। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाइए। इसकी रेंज, इसका परिसर बहुत कम होता है। कितना कम होता है? नाभिक की विमाओं के अंतर्गत रहता है। ठीक है, क्योंकि ये नाभिकीय बल है। ठीक, इससे इसको याद रखना। यह बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब अगर नाभिक हमारा स्थायी है, न्यूक्लियस हमारा स्थायी है, तो उसके लिए कौन सा बल रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हमारा प्रबल नाभिकीय बल रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप आप इन बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल नाभिक के भीतर प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल होता है। यह सभी मूल बलों में सबसे प्रबलतम होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच ये समान रूप से कार्य करता है। इसका परिसर बहुत कम होता है। यह बल नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक हो गया? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं अब लास्ट वाला जो पॉइंट है अपना, दुर्बल नाभिकीय बल। लास्ट वाला पॉइंट है दुर्बल नाभिकीय बल। लिखिए, दुर्बल नाभिकीय बल फोर्थ नंबर का पॉइंट है। दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? देखिए, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। देखिए, ये भी जो है नाभिकीय बल है, मतलब नाभिक की रेंज में काम करेगा। लेकिन इस जो नाभिकीय प्रक्रियाएं होती है, कुछ नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि बीटा डीके, यानी बीटा क्षय बोलते हैं इसे। बीटा क्षय में, ठीक है, बीटा क्षय एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसमें नाभिक से बीटा क्षय होता है। नाभिक से जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। जब नाभिक जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो को उत्सर्जित करता है। न्यूट्रिनो क्या हुआ? न्यूट्रिनो पहली बार सुन रहे होंगे।
न्यूट्रिनो क्या हुआ? न्यूट्रिनो पहली बार सुन रहे होंगे। न्यूट्रिनो एक टाइप का अनावेशित कण होता है, अनावेशित कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऋण आवेशित कण है, न्यूट्रिनो अनावेशित कण है। ठीक है, तो जब नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, उस घटना को बोलते हैं बीटा क्षय। उस घटना को हम क्या बोलते हैं? बीटा क्षय। तो ये कुछ विशेष प्रक्रियाएं हैं नाभिक की। तो जब कभी कुछ ऐसी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, तो तब वहां पर जो बल है जो काम में आएगा, वो दुर्बल नाभिकीय बल होगा। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल होगा। इसको आपको इतना ध्यान रखना है। और ये भी सेम दुर्बल प्रबल नाभिकीय बल से भी छोटी इसकी रेंज होती है, उससे भी छोटा इसका परिसर होता है। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसको लिख लीजिए, बीटा क्षय क्या होता है? बीटा क्षय में क्या क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रिनो क्या हो गया? एक अनावेशित कण हो गया। चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यह बल कुछ विशेष नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे बीटा क्षय, बीटा क्षय में प्रकट होता है। यह बल कुछ विशेष नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे बीटा क्षय में प्रकट होता है। ठीक है, बीटा क्षय क्या हुआ ये समझा दिया। और दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, इसकी कोटि यानी इसकी जो कितने क्षेत्र में काम करेगा, इसकी कोटि 10⁻⁻16 मीटर होती है। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल से भी कम, 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चारों मूल बलों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पर चारों मूल बलों के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हमको क्या डिस्कशन करना है? इन चारों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन? प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा प्रबल। ठीक है, और उसके बाद कौन? तो मैं प्रबलता का क्रम यहां पर लिख रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो हेडिंग डालेंगे प्रकृति में उपस्थित मूल बलों की प्रबलता का क्रम। तो क्या क्रम है इनकी प्रबलता का? नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे जो बल आता है वो है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। दूसरे नंबर पर जो बल आता है वो कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल? बताइए। दूसरे नंबर पर जो बल आएगा वो आएगा विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल या दुर्बल नाभिकीय बल? तीसरे नंबर पर आएगा दुर्बल नाभिकीय बल। और लास्ट नंबर पे आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति के मूल बलों में सबसे ज्यादा दुर्बल बल है, सबसे वीक फोर्स है। दिस इज वीकेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट।
ठीक हो गया। तो वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये हमारे हो गए प्रकृति में उपस्थित मूल बलों की प्रबलता का क्रम। अच्छा, इसके बीच में आप क्या करोगे, एक टेबल बना लेना, ठीक है, और टेबल में उसको जो भी चीजें हमने नोट डाउन करी उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन आप कर लेना, ठीक है। तो या तो मैं ही करवा देता हूँ टेबल, है ना, तो किस टाइप से आप बनाएंगे बता देता हूँ, ठीक है। तो 4 कॉलम उसमें बनाएंगे, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। 4 कॉलम बनाइए, वन, ठीक है, 2, उसके बाद 3, और लास्ट वाला हो गया 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम्स, 4 कॉलम्स बनाइए जैसे यहाँ पर बने हैं, ठीक है। और इनमें अब आप 1 बाय 1 मेंशन करेंगे कि कौन सा बल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक हमको यहाँ पर लिखनी है, इसीलिए हमने 4 कॉलम इसमें बनाए हैं। तो नंबर 1 पे आप लिखिए, नंबर 1 पे आप लिखिए प्रबल नाभिकीय बल, जो सबसे ज्यादा प्रबल है, प्रबल नाभिकीय बल, बल नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल में दूसरे नंबर पर लिखिए, दूसरे नंबर पे कौन था इसके बाद, विद्युत चुंबकीय बल, थर्ड नंबर पे था दुर्बल नाभिकीय बल, और फोर्थ नंबर पे था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब 1 बाय 1 सेकंड में आप इसकी प्रबलता लिखोगे, प्रबलता का क्रम याद रखेंगे। अगर प्रबल नाभिकीय बल 1 है, अगर प्रबल नाभिकीय बल 1 है तो विद्युत चुंबकीय बल जो है 10 की पावर -2, मतलब प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना है, ठीक है। और दुर्बल नाभिकीय बल का इतना गुना है, और गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है, ठीक है। तो हम ये कंपैरिजन किसकी तुलना में कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, प्रबल नाभिकीय बल। तो अगर प्रबल नाभिकीय बल 1 है तो ये सब इतने इतने हैं, मतलब सब में आप देख रहे हैं घात माइनस में दिख रही है ना, मतलब 1 से कम आएंगे सबके सब, मतलब कि सब प्रबल नाभिकीय बल से कम है, ठीक है। सबकी प्रबलता प्रबल नाभिकीय बल से कम है। उसके बाद इनकी रेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा दूरी तक काम करने वाला बल कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। ये ऐसे बल थे जो कि जिनकी जो रेंज थी वो अनंत थी, जिनका परास जो था वो अनंत था, ठीक है। जबकि जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल मैंने बताया था 10 की घात -15 मीटर में, बहुत कम इसकी रेंज होती है, और दुर्बल नाभिकीय बल की उससे भी कम होती है, 10 की घात -16 मीटर, ठीक है। नाभिक के भीतर, ठीक है, नाभिक के भीतर ये दोनों बल काम करते हैं। प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच में लगता है, प्रबल नाभिकीय बल लगता है न्यूक्लियॉन के बीच में। प्रबल नाभिकीय बल कार्यरत होता है न्यूक्लियॉन के बीच में, न्यूक्लियॉन के मध्य कार्य करता है। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियॉन नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उनको बोलते हैं। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर, तो दोनों को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करी जाए विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल किस किस के बीच में कार्यरत होता है, तो मैंने बोला था जब कण जो होता है, जो चार्ज्ड पार्टिकल होता है,
उस पर ये कार्यरत होता है। और बेसिकली कब, जब ये गतिमान होता है ना। आवेशित कण का जब प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत क्षेत्र, आवेशित कण जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो गतिमान आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र भी अपने आसपास उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट कौन सा, अच्छा, दुर्बल नाभिकीय और गुरुत्वाकर्षण बचे। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है कि सभी पिंडों के मध्य ब्रह्मांड में स्थित जितने भी पिंड हैं, पिंड से क्या मतलब समझे आप, पिंड मतलब शरीर, वस्तु, तो हम भी वस्तु हैं, उसमें इंसान भी वस्तु हैं। ठीक है, उसको पिंड बोल देते हैं। कोई वस्तु है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसको भी पिंड बोलेंगे, लिविंग है उसको भी पिंड बोलेंगे। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल मैंने क्या बताया था, दुर्बल नाभिकीय बल अभी अभी बीटा 6 में क्या क्या निकाले थे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो आप इसमें लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रिनो के मध्य ये कार्य करता है। तो आपने अगर ये टेबल बना ली और ये टेबल याद कर ली तो आपको हर एक बल से रिलेटेड 3-3 पॉइंट याद हो जाएंगे। हर एक बल से रिलेटेड 3-3 पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबलतम बल होता है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल आता है, फिर दुर्बल नाभिकीय बल आता है, और फिर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है प्रकृति में उपस्थित मूल बलों में। सबसे ज्यादा दूरी कौन बल जो है सबसे ज्यादा दूरी तक काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, न्यूक्लियन के बीच में कौन सा बल उत्पन्न होता है, कौन सा बल कार्यरत होता है, प्रबल नाभिकीय बल। जब कोई बीटा क्षय होता है नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, उस समय कौन सा बल कार्यरत होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंडों के बीच में कौन सा बल उपस्थित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने ये चीजें पढ़ी, प्रकृति में उपस्थित मूल बल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर में बातें हैं वो कुछ हमारे पास साइंटिस्ट के नाम हैं। ठीक है, तो जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने प्रकृति के विभिन्न बलों को एकीकरण करा। हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे ना, एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा था हमने, है ना। तो एकीकरण मतलब जो प्रकृति में उपस्थित ये मूल बल है इनको जोड़ दिया इन्होंने बाकी अन्य घटनाओं के साथ। ठीक है, इनको इन्होंने बाकी अन्य घटनाओं के साथ जोड़ दिया। कैसे, देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखूंगा। ठीक है, और जैसे आइजैक न्यूटन की बात करें, आइजैक न्यूटन, वैसे याद करने वाली चीज है बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो ईयर है वो 1687 है क्योंकि आपकी बुक में लिखा है। इन्होंने क्या काम किया, खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकत्रित किया। मतलब खगोलीय मतलब जो अंतरिक्ष में हमारी जो मैकेनिज्म चल रही है उसको, और पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया। ये दर्शाया इन्होंने कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू होते हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने न्यूटन के गति के नियम हैं आपके पास 9th में, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये इन्होंने नियम दिए। अब ये क्या है, ये नियम तो अभी आपने पढ़ा ना, ये क्या है, प्रकृति में उपस्थित मूल बल है उससे रिलेटेड ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन्होंने क्या करा, इसको किस प्रकार से एकत्रित करा, इन्होंने कहा ब्रह्मांड में जो खगोलीय यांत्रिकी है, खगोलीय यांत्रिकी मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉम जो अंतरिक्ष में चल रही है, और जो पार्थिव यांत्रिकी है, ये दोनों पर ही ये नियम लागू होते हैं। दोनों में जो उपस्थित पिंड होती है उनकी जो गतियां होती हैं वो इन दोनों नियमों के अधीन होती है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैक्सवेल का एग्जांपल है यहाँ पर। मैक्सवेल 1873 में, मैक्सवेल एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट, 1873 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय बोल रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगें बोल रहे थे पीछे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व एंड ऑप्टिक्स, ये 2 अलग अलग ब्रांच है बच्चों फिजिक्स की 2 अलग अलग ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। इन्होंने इन दोनों को यूनाइट करा। इन्होंने क्या करा, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को
यूनाइट करा, मतलब एकीकृत करा। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है, ऑप्टिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं, लाइट के साथ। तो इन्होंने बताया जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उससे क्या हुआ, उससे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिलेट हो गए, यानी एकीकृत करने का काम चल रहा है, यहाँ पर यूनिफाइड करने का काम चल रहा है। ठीक है, तो ये भौतिक नियमों में आपको, भौतिकी के नियमों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, ठीक है, जिसको हम आपके 10th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में मानता हूँ आपको उसके बारे में पता होना ही चाहिए। और स्टेट का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 1820 के अराउंड, तो इसमें इन्होंने क्या करा था, इसमें इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व को एक साथ एकीकृत करा था, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकत्व, है ना। तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों इकट्ठे हो गए थे, है ना, एकीकृत इन्होंने काम करने का करा था। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने जो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में जो विभिन्न घटनाएं हैं, विभिन्न नियम हैं, उनको एकीकृत करने का प्रयास करा, उनको एक लाइन में लाने की कोशिश करी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज क्लास में जो भी बातें बताई गई वो सुनकर पढ़कर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में हम लोग एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो टॉपिक यहाँ पर डिसकंटिन्यू करा है उसको अगली क्लास में करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके साथ फिट, फाइन और हेल्दी रहें। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बच्चों, क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।